हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारा आज जो लेक्चर है वो उत्तराखंड की इतिहास की क्लास का, उसमें आपका 60 नंबर के मैंने लेक्चर डाल चुकी हूँ और ये 61 के नंबर का लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हेनरी रेमजे तक कंप्लीट कर दिए हैं, कुमाऊं के कमिश्नर हो गए। अब जो बाकी कमिश्नर हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग उनको भी लेते चलेंगे। तो इससे साथ साथ हम और चीजें भी लेकर चलेंगे। जैसे अभी क्या था कि कुमाऊं कमिश्नरी तो चल ही रही थी, साथ साथ आपकी टिहरी रियासत भी यहाँ पर चल रही थी। तो अब टिहरी रियासत का आज का जो देखते हैं, टिहरी रियासत में जो शासक रहे हैं हेनरी रेमजे, और जो पिछले कमिश्नर हैं उनके टाइम पर कौन कौन कमिश्नर रहे वो टिहरी रियासत के शासक रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल की क्लास में हमने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि क्या कहते हैं यहाँ पर भू बंदोबस्त प्रणाली के बारे में। तो यहाँ पर आपका विकेट भू बंदोबस्त जो नौवां भू बंदोबस्त होता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भू बंदोबस्त है। इसमें क्या होता है कि आपकी इसमें वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया जाता है। जो मिट्टी होती है, यानी कि जो कृषि किस तरह की मिट्टी में की जाती है, उसके हिसाब से कृषि के प्रकारों को बांट दिया गया था। तो उन्हीं प्रकारों में से कुछ प्रकार को यहाँ पे उठाकर लिया गया कि भूमि बंदोबस्त उसके आधार पर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार भागों में किसको बांट दिया गया था? पर्वतीय मिट्टी को, यानी कि पर्वतीय जो भी मृदा है या फिर जो कृषि की जाती है उसको बांट दिया गया है यहाँ पर। तो ये मृदा किस तरह की होती है? नॉर्मली जो होती है ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें बगड़ जो होती है ये नहीं लिया था। तो जो उपजाऊ वाला था, उपराऊ वाले के दोनों भाग को अलग अलग लेके यहाँ पे क्या कर दिया था, जो विकेट भू बंदोबस्त है उसमें जोड़ दिया था। तो बगड़ वाले को नहीं लिया है उसमें। बाकी आप याद रखेंगे कि कृषि के जो प्रकार थे पर्वतीय भूमि में वो इस प्रकार के थे ज्यादातर। तो इन चीजों के जो उत्तराखंड में जो कृषि की जाती थी उसमें क्या थे प्रकार, ये टाइप के प्रकार थे। 5 प्रकार से यहाँ पर भूमि पर कृषि की जाती थी, जिसमें सीढ़ीदार खेत किसमें आ जाते हैं? आपके ईजान वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और कंटील खील जो आते हैं, जिसमें क्या होती है सीढ़ीदार खेत भी नहीं बनाए जाते हैं। इसमें क्या होती है वर्ष में 2 बार, इसमें 2 वर्ष में एक ही बार कृषि की जाती है। तो ये आ जाता है हल्दी वाला, जिसमें हल्दी बोई जाती है। तो इसी से हमने भूमि बंदोबस्त, जो नवा भूमि बंदोबस्त था वो इसी में से ही वैज्ञानिक तकनीक के रूप में इन्हीं को यहाँ पे यूज किया गया था। यहाँ पर्वतीय भूमि को इत भागों में बांट दिया था। अब देखते हैं, पहले रिवीजन देखते हैं। तो 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त ई गार्डनर के टाइम पर, दूसरा 1816 में। तो ट्रेल के टाइम पर क्या हुआ था? 1816, 1817, 1820, 1823, 1828 और यहाँ पर हो जाता है 1833। तो ये सारे जो होते हैं ये ट्रेल के टाइम पीरियड पर है, जिसमें आपका जो होता है पंचशाला, 3 पंचशाले होते हैं, 2 त्रिशाला और एक साला भूमि बंदोबस्त होता है। फिर आता है 8वां भूमि बंदोबस्त, पहला 20 साला, ये 20 साल के लिए हुआ था। तो 1840 में ये भूमि बंदोबस्त कराया गया था बेटम के टाइम पर, जब वहां पे क्या थे? बेटन थे। फिर 9वां जो होता है ये होता है इसके हेनरी रेमजे के टाइम पीरियड पे, जो मैंने आपको कल की क्लास में इम्पोर्टेंट तरीके से बताया है, और ये आ भी सकता है। तो यहाँ पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेवी बिकेट, यानी कि सॉरी बिकेट के, ये जो बिकेट थे ये क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। तो इनके टाइम इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन्हीं की नाम पर इसको विकेट भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो नवा भूमि बंदोबस्त विकेट भूमि बंदोबस्त के नाम से भी आ सकता है। तो ये थी हमारी कल की क्लास, और आज देखेंगे हम जो टिहरी रियासत है उसके शासकों के बारे में। तो यहाँ पर हमारा अभी हम पहुंच चुके हैं 1884 के आसपास, मतलब हमारा जो अभी चल रहा है हेनरी रेमजे के उसमें। तो जल्दी हम क्या है कि जो आपके स्वतंत्रता संग्राम और वहां पर जो क्रांति के लिए जो आते हैं, जो है दूसरी क्रांति होती है जब, तो उसके चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्हीं के साथ साथ। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ।
बाकी हमारे जो उत्तराखंड का मैप है वो एक बार बना देती हूँ मैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा पतला हो गया है, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं। छोटा सा बनाते हैं यहाँ पर। ये हो गया उत्तराखंड और यहीं पर आता है टिहरी रियासत। तो ये था टिहरी रियासत और यहाँ पर जो ये पूरा चल रहा था इसमें था ब्रिटिश शासन, जिसमें ये आ जाता है ब्रिटिश कुमाऊं का एरिया। ये हुआ आपका, ये कुमाऊं हो गया और ये हो गया ब्रिटिश गढ़वाल। इसमें कुमाऊं कमिश्नरी प्रणाली लागू थी यहाँ पर, और यहाँ पर जो थे उसका मुख्यालय था नैनीताल में। तो यहाँ पे मुख्यालय था नैनीताल में। तो शुरू से बात करें तो हम टिहरी रियासत की, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुमाऊं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल दोनों एक ही के अंडर में आते थे, जिसमें आपका इनके अंदर में क्या था कि ये कुमाऊं कमिश्नरी प्रणाली लागू थी और कुमाऊं का कमिश्नर कहाँ रहता था, अल्मोड़ा में जो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था। तो वहां से ही सारे रूल्स जो लागू होते थे कुमाऊं। यहाँ पे आ जाते हैं डिप्टी कुमाऊं कमिश्नर, वो क्या होते हैं, गढ़वाल के होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो कुमाऊं कमिश्नर, जो कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत होते हैं, मेन वही माने जाते हैं। यहाँ पे टिहरी रियासत। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुदर्शन शाह आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि प्रद्युमन शाह के बनने के बाद यहाँ पर गोरखा शासन रहता है और कुछ टाइम तक सुदर्शन शाह जो होते हैं ज्वालापुर नामक स्थान पर, क्षेत्र पे क्या होते हैं कि वहीं पर रहते हैं। और जब ब्रिटिश शासन आ जाता है, मतलब उनकी मदद से ही आता है ब्रिटिश शासन, वैसे ज्यादातर वो ही मदद करते हैं। तो उस समय क्या होता है, सुदर्शन शाह को एक क्षेत्र दे दिया जाता है भागीरथी और बिलंगना नदी के बीच का संगम, बीच का क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है वो टिहरी रियासत के नाम से बनाया जाता है। जो मिला था इन्हें 1816 में ही मिल गया था, लेकिन पूर्ण रूप से मिला था, मतलब जब क्या हुई थी 4 मार्च को संधि हुई थी तभी बन गए थे। और यहाँ पे पूर्ण रूप से जो मिलता है, पूर्ण रूप से सारे अधिकार आते हैं। तो वहां पर फिर भी यहाँ पे अभी क्या है, अंग्रेजी शासन चल रहा है, लेकिन जो अपनी तरीके से वो जनता पर चीजों को वो करेंगे, तो वो यहाँ पर कि इनका शासन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इनके अधीन होगा। ये जो क्षेत्र होगा किसके अधीन होगा, जो टिहरी रियासत के शासक है। पूर्ण रूप से दिया गया था 20 अप्रैल 1820 में। ये अप्रैल नहीं है, ये भी मार्च ही है। जैसे 4 मार्च था ना, 4 मार्च के आसपास की डेट है। तो 1820 आप याद रखेंगे। तो 1820 में क्या होता, पूर्ण रूप से किसके अधीन आ गया था, टिहरी रियासत के। तो पहले शासक थे वो कौन थे, सुदर्शन शाह थे। सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड 1816 में संधि हुई थी। और यहाँ पे जो संधि हुई थी ना 1820 में, एक संधि होती है
अंग्रेजों और जो सुदर्शन साहब है इसके बीच में संधि होती है, उसको 4 मार्च 1820 में एक संधि होती है इनके बीच में। किसके लिए? टिहरी रियासत वाले क्षेत्र के लिए। तो पूर्ण रूप से दिया जाता है वो कब दिया जाता है? 4 मार्च 1820 को दिया जाता है। और जबकि ये 1816 में संधि होती है गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में। तब इनको ये क्षेत्र पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है, यानी कि शासन प्रशासन किसका चल रहा था वहां पे? अभी भी अंग्रेजी चल रहा था। लेकिन बाद में भी जब सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड चल रहा था तब भी यहाँ पर क्या है, कुछ टाइम बाद इन्होंने कमिश्नरी प्रणाली के जो रूल्स होते थे वो यहाँ पे डिप्टी इनका कमिश्नर रख दिया था, मतलब कि इनकी देख रेख के लिए। तो इनके अधीन एक और यहाँ पर रख दिया गया था अधिकारी। तो यहाँ पे 1816 से ये रहे थे 1859 तक सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सभासार नामक ग्रंथ लिखा था इन्हें, सभासार ग्रंथ की रचना करी थी और राज प्रसाद का निर्माण किया था। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, 1848 में करा था इन्होंने, राजप्रसाद का निर्माण करा था। और इन्होंने क्या करा था कि कठोत जो 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की मदद की। तो इन्होंने क्या करा था कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय क्या है, इन्होंने बात कर दी थी जो कालू महरा थे। तो कालू महरा से किसने आश्वासन दिया था? सुदर्शन शाह ने, की क्रांति के लिए क्या है, आप उजागर करो, हम आपका साथ देंगे। तो सुदर्शन शाह ने यहाँ पे उससे ये बात कर दी और ये था किसका ही, ब्रिटिशों का ही साथ मदद कर रहा था। तो यहाँ पर बरेली का नवाब, अवध का नवाब और सुदर्शन शाह तीनों क्रांतिकारियों के साथ में थे। लेकिन सुदर्शन शाह क्या है, ब्रिटिशों का मदद करता था, तो इस साइड से वो हट गया था। तो यहाँ पे ब्रिटिशों की जो मदद की थी 1857 की क्रांति में, वो सुदर्शन शाह ने की थी। जिससे प्रकार से जो 1857 की क्रांति है वो इतनी प्रभावी नहीं हो पाई, क्योंकि क्या है, आधे से ज्यादा शासक क्या थे, ब्रिटिशों के ही अधीन थे और ब्रिटिशों की मदद क्या करते थे। जिससे क्या होते, क्रांतिकारियों की जो भी उनके जो भी कार्य थे वो क्या होते, विफल हो जाते थे, या वो पकड़े जाते थे या कुछ हो जाता। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति में इन्होंने ये करा, मैसूर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे मैसूर के क्षेत्र में जो भी कितनी क्या थी, ब्रिटिश जनता थी, ब्रिटिश जनता, उनको क्या दिया, आश्वासन, यानी कि उनकी रहने खाने, यानी कि उनकी जितनी भी व्यवस्था होती थी वो कौन देख रहा था? सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने क्या है, 1857 की क्रांति पर अंग्रेजों की मदद करी, जिससे खुश होकर, इसको मिटा देती हूँ मैं, कुमाऊं यहाँ लिख दे रही हूँ। इससे खुश होकर यहाँ पे इन्होंने मदद करी। तो यहाँ पे खुश होकर अंग्रेजों ने क्या दिया था इनको, अंग्रेजों ने एक क्षेत्र देने की बात कही, जिसमें इन्होंने बिजनौर जिले को देने की बात कही कि पुरस्कार के रूप में, कि सुदर्शन शाह ने हमारे साथ बहुत अच्छी हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है जब 1857 की क्रांति हो रही थी। तो हम उनसे क्या हुए, प्रसन्न हुए, तो हम क्या करेंगे, उनको एक क्षेत्र दे देते हैं, क्योंकि वो शासन प्रशासन में चल ही रहा था, रियासत उसके अधीन थी। लेकिन जो सुदर्शन शाह था वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि जो देहरादून वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे जैसे प्रद्युम्न शाह सहारनपुर वाले क्षेत्र में जाकर छुपता है कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या है, उनके पूर्वजों वाला क्षेत्र हुआ, कुछ टाइम के लिए वहां रहे। तो ये देहरादून वाला क्षेत्र लेना चाहता था कौन, सुदर्शन शाह। तो ये सुदर्शन ये लेना चाहते थे बिजनौर, और वो लेना चाहता था देहरादून। तो देहरादून कहाँ है, ये देहरादून, ये हो जाएगा देहरादून, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, ये आपका, ये हमारा उत्तराखंड है और यहाँ पर नीचे की ओर क्या है, यूपी है। तो यूपी, देहरादून, इसमें जरूरी नहीं है कि ये जो भी यहाँ के क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं वो सिर्फ इतने ही भाग में शासन कर रहे हो, वो नीचे के भाग में भी शासन कर रहे थे। और ब्रिटिश शासन के समय तो ब्रिटिश शासन पूरे इंडिया में फैल गया था उस टाइम तक। तो यहाँ पर उनका एक क्षेत्र आता था बिजनौर। तो बिजनौर, मैं यहाँ लिख देती हूँ बिजनौर। तो बिजनौर कौन देना चाहते थे, ये देना चाहते थे अंग्रेज। और देहरादून वाला क्षेत्र कौन लेना चाहता था, देहरादून,
देहरादून लेना चाहता था। कौन लेना चाहता था? ये लेना चाहता था सुदर्शन शाह। इसी के बीच में क्या हुआ कि सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई। तो इसी के बीच में उसने अपनी प्रस्ताव रखा कि हम मुझे क्या चाहिए, देहरादून वाला क्षेत्र चाहिए, और वो कह रहे थे कि बिजनौर देंगे। उसके बीच में क्या हो जाती है, यहीं पर सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है बिना उत्तराधिकारी घोषित करे हुए। तो जब वो बिना उत्तराधिकारी घोषित करे हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो विवाह हुआ था वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे इसके दो रिश्तेदार होते हैं, एक होता है भवानी शाह, भवानी शाह, और एक होता है शेरशाह, शेरशाह। अब ब्रिटिश शासन में यहाँ पे कौन कौन आए थे? 1857 यहाँ पे 16 में यहाँ आ गए थे। सबसे पहले आए थे ई गार्डनर, गार्डनर। तो जब मृत्यु हुई है, आप देखिए यहाँ पे 59 का टाइम है, तो वहां पे कौन रहा? ये पहले वाले थे, ये 1815 से 1816 तक रहे। दूसरे जो आए वो कौन थे? जे वी ट्रेल। इनका टाइम पीरियड रहा 1816 से 1835 तक का टाइम रहा। फिर आ जाते हैं गोबन, गोबन। तो ये आते हैं 1836, 35 से 36 तक जो आते हैं, बीच में मोस्ले स्मिथ आते हैं 36 से 1848। फिर आ जाते हैं चौथे नंबर पे आते हैं लुसिंगटन, लुसिंगटन। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ 1848 से 1856। और इसके बाद 5 नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, एक शायद मैं लिख नहीं पाई हूँ। यहाँ पर गार्डनर हो गए, ट्रेल हो गए, गोबन हो गए, लुसिंगटन हो गए, और इसके गोबन के बाद आ जाते हैं बेटन। गोबन के बाद आते हैं बेटन। सॉरी, ये आ जाते हैं लुसिंगटन, लुसिंगटन। लुसिंगटन के बाद आते हैं ना बेटन, बेटन के भी सहायक थे वो। तो यहाँ पर आते हैं, ये आ जाते हैं ये चौथे नंबर के क्या थे? ये नहीं थे। चौथे नंबर पे गोबन के बाद आते हैं नहीं, लुसिंगटन ही थे, लुसिंगटन, लुसिंगटन। इनके दोनों के सहायक कौन रहे थे? लेकिन ये टाइम पीरियड जो है, ये टाइम पीरियड गलत है, ये हो जाएगा 39 का। तो 1839 से 1800 कितना था ये आपका? 48 था। तो ये आ जाते हैं 5वें नंबर पे जो आते हैं हैलिट बेटन। बेटन लिख देती हूँ शॉर्ट में, बेटन। 1848 से 1856 तक बेटन लेते हैं। फिर आते हैं छठे नंबर पर रेमजे, रेमजे पढ़ा तो मैं चुकी हूँ। और ये हो जाएगा 1856 से 1884। तो इतने मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं क्लास में। तो ये सारे क्या आते हैं, जो सुदर्शन शाह थे उनके टाइम पर रहे हैं ये। आप देखिए 56 और यहाँ पे क्या हो जाता है 59। तो जब रेमजे रहते हैं उसी टाइम पर क्या होता है, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 1859 में मृत्यु हो गई किसकी? सुदर्शन शाह की, बिना उत्तराधिकारी। तो जो शेरशाह होता है, शेरशाह, शेरशाह के विपक्ष में होते हैं हेनरी रेमजे, और भवानी शाह जो होता है उसके पक्ष में होता है हेनरी रेमजे। तो अभी तक यहाँ क्या चल रही है? कुमाऊं कमीशन चल रही है। कुमाऊं कमीशन में क्या होगा कि जो ब्रिटिश शासन चल रहा है, ज्यादा उनका दबदबा होगा। तो जो जिसकी ज्यादा शक्ति है वो ज्यादा क्या कहते हैं, उसकी ज्यादा उसकी पावर रहेगी, तो वही गद्दी पे आएगा। तो इसके साथ था रेमजे, इसके साथ था रेमजे, रेमजे सहयोगी है।
तो रेमजे के सहयोग से ये क्या बन जाता है, नेक्स्ट शासक बन जाता है। और शेरशाह को क्या है, भवानी शाह जो होता है वो नजरबंद करा देता है। और किसको, शेरशाह को नजरबंद करा दिया जाता है भवानी शाह द्वारा, और रेमजे के सहयोग से नेक्स्ट शासक बना था भवानी शाह। तो भवानी शाह को देखेंगे अब। तो यहाँ पे दूसरा, ये पहले नहीं थे, ये कौन से थे, जो सुदर्शन शाह थे ये थे 55वें शासक, यानी कि 55वां शासक, पवार शासक थे नहीं, ये क्या थे, पवार शासक, पवार शासक है। तो वो कौन से थे, पहले जो थे 55वें थे सुदर्शन शाह, सुदर्शन 55वें नंबर के थे। अब 56 नंबर का जो शासक थे वो कौन था, भवानी शाह, भवानी शाह। तो 56 नंबर का शासक बना भवानी शाह, किसकी मदद से, रेमजे की मदद से। तो यहाँ पर जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है 1859 से 71 तक, 1871 तक। तो भवानी शाह शासक बना। भवानी शाह क्या था, बहुत ही ज्यादा शांत प्रभाव का था, और भवानी शाह ने बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक यहाँ पे शासन करा, कुछ टाइम तक कहा। भवानी शाह के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, भवानी शाह ने हिंदी तथा संस्कृत की जो भी संस्कृत की क्या खोली थी, पाठशाला खोली थी। इसने 12 वर्षों तक शासन करा था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है, इसने, ये रेमजे के उसमें रहा और शांतिपूर्वक इसने शासन करा, इसने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो इसने सबसे एक ही काम इसके बारे में कहा गया है कि इसने इम्पोर्टेंट जो काम किया था, इसने हिंदी व संस्कृत की पाठशाला खोली। तो ये पाठशाला कहाँ खोली थी, ये खोली थी देवप्रयाग में, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग, ये जो टिहरी क्षेत्र पड़ता है, ये टिहरी जो पड़ता है यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे पड़ता है आपका देवप्रयाग। तो इसी यहाँ पर क्या कहती है, देवप्रयाग वाले क्षेत्र पे इसने क्या थी, संस्कृत की और हिंदी की पाठशाला खुलवाई थी पढ़ने के बच्चों के, मतलब जनता के लिए। ये तो इसने एक पहला कार्य करा था, बाकी इसके बारे में कुछ खास नहीं है। ये था 56वां नंबर का। अब आ जाता है 57वें नंबर का, 57वें नंबर का शासक। तो देखिए 71 तक खत्म हो गया है, यहाँ रेमजे का टाइम पीरियड क्या है, 84 है। तो अभी जो अगला शासक आएगा रेमजे काल में, वो क्या होता है, भवानी शाह का पुत्र होता है, भवानी शाह का पुत्र। भवानी शाह का पुत्र कौन था, तो भवानी शाह का जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप शाह, प्रताप शाह। इसको मिटा देती हूँ, थोड़ा सा क्या हो जाएगी कि स्पेस हो जाएगी। प्रताप शाह का जो टाइम पीरियड आया है 1871 से 1888 तक रहा है, सॉरी 86 तक रहा है। 88 में तो स्कूल खुला था, 86 तक है। 1871 से 1886 में। तो यहाँ पे देखिए आप, जो सुदर्शन शाह था ना, उसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि टिहरी राज्य को इसने, टिहरी एक क्षेत्र था, वहां पे क्या होता था कि मछुआरे रहते थे, तो वहां पर इसने एक नगर बसाया था, और वहां पर उस को राजधानी बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, किसने, सुदर्शन शाह ने। और नहीं, ग्रीष्मकालीन नहीं, राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन तो ये बनाएगा राजधानी, तो वो राजधानी बनाया टिहरी को। तो उसने टिहरी की राजधानी बनाया था। लेकिन जो ये जो तीसरे नंबर का शासक आता है, किसका, भवानी शाह का, तो ये क्या करता है, राजधानी को चेंज कर देता है। कब करता है, इसको लगता है कि जो वो क्षेत्र है वो क्या है, थोड़ा ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये क्या करता है कि एक नगर बसाता है, उसका नाम रखता है प्रताप नगर। प्रताप नगर की स्थापना करता है और इसे ही राजधानी बना देता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी।
तो प्रतापनगर बसाया। तो फर्स्ट ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के ऊपर एक नगर की स्थापना करी। ये पवार शासकों में मतलब नगर की स्थापना करके उसको क्या बनाया, राजधानी बनाया था। तो ये पहला शासक था। कौन था? प्रताप शाह। प्रताप शाह, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट करके। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये पहला शासक जिसने अपने नाम पर नगर की स्थापना करी और इसको राजधानी बनाया था। पहला पवार शासक, पहला पवार शासक। तो पहला पवार शासक था जिसने पहला प्रभाव था जिसने ये अपने नाम पर क्या है, एक नगर की स्थापना कर उसे राजधानी बना दिया था। दूसरा क्या होता है, ये प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करता है। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करता है। कौन करता है? प्रताप शाह। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की, प्रिंटिंग प्रेस स्थापना। तो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी थी? प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी प्रताप शाह ने करी थी। और ये जो था ना, ये शासक था प्रताप शाह, इसने क्या करा था? अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी शिक्षा। तो पूछ सकता है कि कौन सा वो शासक है जिसने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया? अंग्रेजी शिक्षा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, प्रतापनगर की स्थापना करी और अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन दिया। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने में ज्यादा जो वो दिया, मतलब बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रसार करा स्कूलों में। तो इसके यहाँ पे भी स्कूल खुले होंगे यहाँ टिहरी रियासत वाले क्षेत्रों में। तो वहां पे कौन सी शिक्षा पढ़ाई जाती है? अंग्रेजी। तो आज भी इंग्लिश जो पढ़ाई जाती है वो किसकी देन है? ब्रिटिशों की ही देन है। तो ब्रिटिशों में यहाँ पे क्या था? अंग्रेजी प्रचलन चलाया था, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसने दिया था? प्रताप शाह ने दिया था सबसे पहले। इसकी जो विवाह होता है ना, 3 होती है। जो प्रताप शाह होता है ना, 3 से इनका विवाह होता है। एक होती है गुलेरी, सुकेत और मंडी। अब यहाँ पे इसने देखा कि यह है इसका जो टिहरी रियासत है इतने से क्षेत्र में है, तो अब मैं अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता हूँ। तो बढ़ाने के लिए इसने जो विवाह करा था वो क्या था? उससे राज्य विस्तार के लिए इसने यहाँ विवाह करा था। गुलेरी, सकेत और मंडी, 3 इसकी पत्नी थी। पत्नी कौन कौन थी? पत्नी थी गुलेरी, रानी गुलेरिया, आपने पढ़ा होगा, ये वो वाली गुलेरी है, और सुकेत, और यहाँ तीसरी रानी का नाम था मंडी। ये एक साथ नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों पे थी। तो रानी 3 इनकी रानियां थी, गुलेरी, सुकेत, मंडी। ये पूछ सकता है कि रानी गुलेरिया किसकी बीवी थी? तो ये है प्रताप शाह की बीवी थी। और जो ये गुलेरिया थी ना, तो इनकी जो पुत्र हुआ था उसी का नाम क्या था? रानी गुलेरिया का पुत्र जो था उसका नाम था कीर्ति शाह। कीर्ति शाह। तो इसने विवाह में ही नेचर चित्रकला के लिए काफी ज्यादा संबंध रहे। और यहाँ पर इसने जो कीर्ति शाह था, कीर्ति शाह, तो ये क्या था उस टाइम पर? इसका संक्षेप करा है वो रानी गुलेरी के उसमें ही किया गया है। और बाकी उस जब तक ये क्या होता है जांच पार संभालने के काबिल होता है तब तक कौन देखते हैं? वहां के लोग देखते हैं, जो भी इसके दरबार के होते हैं। तो इतना तो मैंने आज का कर दिया है कि रानी गुलेरी जो थी, इन्हीं का जो एक पुत्र होता है कीर्ति शाह, उसके क्या होती है? अगली गद्दी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो प्रताप शाह था ना, तो 3 पुत्र थे इसके। एक था कीर्ति शाह, दूसरी सुकेत से जो था उसका नाम था विचित्र शाह, और यहाँ पर था सुरेंद्र शाह। तो इसके 3 पुत्र थे। प्रताप शाह के 3 पुत्र थे। यहाँ लिख देती हूँ, गुलेरी,
गुलेरी से हुआ था कीर्तिशाह। फिर आता है सुकेत, और तीसरी रानी आती है मंडी। ये वो वाली मंडी नहीं है, नाम मंडी है। और ये था विचित्र सा, विचित्र सा, बहुत विचित्र है ये। और क्या आते हैं, तीसरा जो होता है सुरेंद्र सा, सुरेंद्र सा। तो नेक्स्ट शासक जो बनेगा कीर्ति शाह बनेगा, और ये दोनों शासक नहीं बनते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो थे ना, अवयस्क थे, अवयस्क थे। इसी टाइम पर क्या होती है, कीर्ति, ये जो प्रताप शाह है, इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई प्रताप शाह की, कब हुई, 1886 में हो गई। तो 1886 से 1892 तक जो है यहाँ के मंत्री देखते हैं राजपाट, और ये जो रानी गुलेरी होती है ये इनकी संरक्षिका होती है, यानी कि लालन पालन पोषण करती हैं। तो 1892 में कीर्ति शाह का शासन आता है। तो जो कीर्ति शाह का टाइम पीरियड पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1892 से। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्लास को मैं अब जो कल की क्लास होगी हमारी, ये 92 का टाइम आ गया है, तो यहाँ पर रेमजे का टाइम तक हमारा कुछ नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। यहाँ पर तक हमारा क्या हो गया है कि हमने रेमजे तीन रियासत भी कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पर ब्रिटिश शासन को भी कंप्लीट कर दिया है, कुमाऊं कमीशन को। अब देखेंगे 1816 से 1884 तक की जितनी घटनाएं हुई हैं, तो घटनाओं को हम देखेंगे पहले, और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट कमिश्नर की ओर। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसी लग रही मेरी क्लासेस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।